जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन हब में। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं जियोग्राफी की क्लासेस। ठीक है। जियोग्राफी का अर्थ होता है जियो और ग्राफी, यानी कि जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। पृथ्वी का अध्ययन या पृथ्वी का वर्णन जो है जियोग्राफी कहलाता है। लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी। इससे पहले जो है इतिहास की पूरी क्लासेस आपको करा दी गई है। पूरा जो है पाषाण काल से लेकर आधुनिक काल का इतिहास, विश्व का इतिहास पूरी तरह से हो चुका है कंप्लीट। आज से हम लोग यही सब देखेंगे। ठीक है। जियोग्राफी इसमें देखेंगे सबसे पहले खगोल विज्ञान यानी कि एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी जो है ब्रह्मांड का अध्ययन जो है एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, खगोलकी कहलाता है। इसमें ब्रह्मांड जो होता है, समस्त आकाशीय पिंड जो होते हैं उसे हम ब्रह्मांड के रूप में जानते हैं। जैसे कि जितने भी तारे हो गए, सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए, जितने हमें दिखाई दे रहे हैं वो हमारे लिए ब्रह्मांड है। लेकिन इसके भी ऊपर हमारे खुद के ग्रह और जितने भी अन्य तारे हैं सब पूरा बहुत विस्तृत है ब्रह्मांड। ठीक है, बहुत बड़ा है। ये सब क्या मिलकर जो है तारे हो गए, सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए, पिंड हो गए, उल्का पिंड हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, ये सब मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड जो है हमेशा विस्तारित हो रहा है, यानी कि फैल रहा है। ब्रह्मांड जो है इसमें सर्वाधिक संख्या जो है वह किसकी है? तारों की संख्या इसमें सर्वाधिक है ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में तारे जो है, तारे क्या है वो देखते हैं। तारे वो होते हैं ऐसा आकाशीय पिंड जिसका स्वयं का उष्मा हो और स्वयं जो है चमकता हो। ठीक है, यानी कि स्वयं का इसका प्रकाश हो, किसी दूसरे के प्रकाश से चमके, जैसे कि चंद्रमा, तो वह क्या कहलाता है? वह उपग्रह हो गया। और हमारा मतलब दूसरे ग्रह का चक्कर भी लगाता है, इसलिए वो उपग्रह हो गया, वो तारा नहीं है। ठीक है, चंद्रमा उपग्रह है। ठीक है, उसी प्रकार तारे वह हैं जो ऐसा आकाशीय पिंड जो जिसकी स्वयं की उष्मा हो और स्वयं का इसका प्रकाश हो, स्वयं चमकता हो। इसका जीवन काल जो होता है, जीवन काल भी सर्वाधिक लंबा होता है, बहुत ही अधिक लंबा होता है। ठीक है, इसके बनने की विभिन्न प्रक्रियाएं होती, विभिन्न प्रक्रियाओं से यह गुजरती है। ठीक है, और तारा बनने से पहले भी यह विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजर चुका होता है। क्योंकि तारा बनने से पहले जो होता है यह एक विरल गैस के रूप में होता है। विरल यानी थोड़ा 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 मतलब गैस होता है, सघन गैस नहीं होता है, एकदम घना नहीं होता है। ठीक है, विरल गैस के रूप में यह होता है। ठीक है, विरल गैस का यह गोला होता है तारा। उसके बाद जो है इस विरल गैस में यह केंद्रित होने लगता है। ये जितने भी गैसों के कण हैं वो आपस में केंद्रित होने लगते हैं, एक दूसरे के पास आने लगते हैं, जिसके वजह से यह क्या हो जाता है? आपस में बादल के समान छा जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं निहारिका या नेबुला। तो इस प्रकार से ये निहारिका या नेबुला का रूप ले लेता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें संलयन की क्रिया होती है। संलयन विधि द्वारा क्या होता है? इसमें आग लग जाता है संलयन विधि के द्वारा इस गैसों में, गैस के गोले नेबुला यानी कि निहारिका में, जिसके वजह से फिर तारे का निर्माण होता है। जब यह चमकने लगता है इसके पास स्वयं की ऊर्जा भी आ जाती है। ठीक है, इस विधि द्वारा दहन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और तारों का रूप लेती है। इसमें जो संलयन होता है वह हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का संलयन हीलियम के रूप में होता है तारों में। देखिए तारे में जो ईंधन है वह प्लाज्मा अवस्था में होता है, यानी कि न ही ये ठोस होता है, न ही द्रव होता है, न ही गैस होता है, लुदुर लुदुर वाले अवस्था में होता है, इसे प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। तारों का जो रंग होता है उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, उसके पृष्ठ ताप मतलब ऊपरी ताप पर निर्भर करता है कि पृष्ठ का ताप किस प्रकार से है। नीला व सफेद रंग का दिखाई देने वाला जो तारा होता है वह युवावस्था में होता है। ठीक है, इसका तापमान सर्वाधिक होता है। ठीक है, उच्च होता है। जैसे हमारा सूर्य जो है वह उदित होने के समय पर किस रंग का होता है? नारंगी रंग का या फिर लाल रंग का, जिसे हम लोग कहते हैं। लेकिन दिन में हम देखते हैं तो वो सफ़ेद रंग का दिखाई देता है, मतलब बहुत ज़्यादा चमकता हुआ सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। यानी सूर्य जो है वह अभी नीला है, सफ़ेद रंग में दिखाई देता है, सफ़ेद रंग में, यानी कि यह अभी युवावस्था में है। ठीक है, नारंगी रंग जो होता है वह प्रौढ़ तारा माना जाता है, उसे थोड़ा सा वयस्क। ठीक है, जो कि क्या होता है? एक मध्य तापमान वाला होता है, मतलब इसका तापमान बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है, न बहुत ज़्यादा मतलब इसका तापमान मतलब अधिक भी नहीं होता। ठीक है, इस प्रकार के जो तारे होते हैं उसका पृष्ठ रंग क्या होता है? नारंगी रंग का होता है। जैसे कि एक तीसरा है लाल तारा। ठीक है, लाल रंग का दिख, उसका पृष्ठ रंग अगर लाल रंग का हो गया तो वह वृद्ध तारा कहलाता है। जिस प्रकार से उसका तापमान जो होता है निम्न ताप होता है, सबसे कम ताप इसी में होता है, और सबसे कम ताप में भी यह 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। हम 40-45 की डिग्री सेल्सियस अगर हमारी तापमान हो जाती है वातावरण की तो हम लोग पागल होने लगते हैं। 50 डिग्री से ऊपर हो जाए तो उबल जाएंगे, 100 डिग्री हो जाए तो पूरा पिघल जाएंगे, 1000 डिग्री हो जाए तो अस्तित्व मिट जाएगा, 6000 हो जाए तो पेट्रोलियम के रूप में भी ना बचेंगे। ठीक है, इतना इसका निम्न ताप का होता है। जैसे सूर्योदय होता है तो लाल या नारंगी रंग का होता है। ठीक है, हालांकि वो दृष्टि का दोष होता है हमारा। ठीक है, और बाकी सूर्य जो सर के ऊपर में हो दोपहर में तो देखिएगा सफ़ेद रंग में दिखाई देता है, यानी कि सूर्य अभी युवावस्था में है। देखिए इसके बाद जो होता है तारों का भविष्य जो है उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है।
कि उसका द्रव्यमान जो है वह किस प्रकार से है और कितनी गैसें संगठित होकर तारों का निर्माण की है, ठीक है, मतलब उसमें ईंधन कितना है, द्रव्यमान कितना है। इसके बाद जो है वह लाल दानव के रूप में बदल जाता है, ठीक है, जिसे रेड जायंट कहते हैं। रेड जायंट जो होता है इसका ईंधन अगर समाप्त होने वाला हो तो उसे रेड जायंट कहते हैं। लाल दानव का तारा का रूप यह स्टार जो है वह ले लेता है, ठीक है, तारा लाल दानव का रूप ले लेता है। इसका आकार जो है वह धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और इसका देखिए इसमें दो स्थितियां होती हैं। यदि इस लाल दानव तारा को देखिए, हमारे पास सूर्य है इसलिए सूर्य को हमने नियत मान लिया है, हालांकि सूर्य भी एक तारा है, ठीक है। देखिए सूर्य जो है तारा है, लेकिन सूर्य के ताप के द्रव्यमान से यदि कोई अन्य तारा 1.5 गुना बड़ा या छोटा हो तो दो स्थितियां पैदा होती हैं। पहली स्थिति में यह है कि केस 1, लाल दाना तारा जो है इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से यदि 1.44 गुना छोटा हो, कम हो, ठीक है, तो यह क्या होता है, श्वेत वामन का रूप ले लेता है, ठीक है, श्वेत वामन का रूप ले लेता है लाल दानव। और श्वेत वामन जो होता है जिसे व्हाइट डॉर्फ कहते हैं, यह एक जीवाश्म तारा होता है। इस छोटे तारा का अंतिम रूप होता है, ठीक है, और अंतिम रूप जो होता है श्वेत वामन अवस्था में ही यह चमकता हुआ दिखाई हमें पड़ता है। इसके बाद काला वामन हो जाता है, ठीक है, ब्लैक डॉर्फ हो जाता है। श्वेत वामन जब चमकना छोड़ देता है तो कोई भी चीज़ चमकना छोड़ देगा तो काला हो जाएगा, ठीक है, मतलब दिखाई नहीं पड़ेगा, तो काला वामन का यह रूप ले लेता है और इसी प्रकार से फिर छोटे तारे का अंत हो जाता है, ठीक है, ये तारा क्या हो जाता है, मर जाता है, अंत हो जाता है। इसमें दूसरी स्थितियाँ बनती है कि लाल दाना तारा जो है इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना बड़ा हो, यानी कि 1.44 गुना बड़ा हो एक्यूरेट देखो, ठीक है, तो यह अभिनव तारा का रूप ले लेता है, ठीक है। अभिनव तारा जो होता है उसे सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। इसमें कार्बन जैसे हल्के छोटे पदार्थ जो होते हैं वह भी लोहे जैसे तो भारी कणों में मतलब परिवर्तित, भारी पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। इतना मतलब ये कठोर मतलब घनत्व वाला होता है, ठीक है, जिस कारण इसमें विस्फोट करने लग जाता है, ठीक है। जब पास जो भी बहुत सारे कण आते हैं तो उसमें घर्षण भी होगा, घर्षण होगा, इसके वजह से उसमें चिंगारियाँ वगैरह निकलेंगी और बहुत ज़्यादा उसमें विस्फोट होने लगता है। विस्फोट होने लगता है इसलिए इसे जो अभिनव तारा होता है सुपरनोवा, इसे विस्फोटक तारा के नाम से भी जाना जाता है। विस्फोट करने के बाद यह न्यूट्रॉन का रूप ले लेता है, ठीक है। न्यूट्रॉन तारा जो होता है यह विस्फोट के पश्चात जो है बनता है। इसका घनत्व जो होता है बहुत ज़्यादा उच्च होता है। इसका आकार हालांकि छोटा होता है, ठीक है, आकार इसका छोटा होता है। और इसमें देखिए सभी जो होते हैं न्यूट्रॉन के रूप में संगठित होते हैं इसमें। इसके बाद यह पल्सर तारा और क्वेसर तारा में बदल जाता है। पल्सर जो है ऐसा तारा है जो कि चमकता है फिर बुझ जाता है, फिर चमकता है फिर बुझ जाता है, बिल्कुल टिमटिमाते हुए तारों की तरह, लेकिन ये टिमटिमाते हुए तारे नहीं होते हैं, ठीक। उच्च संख्या में ये विद्युत चुंबकीय तरंगें छोड़ती हैं और इसका रेडियो तरंग भी काफ़ी उत्सर्जित करते हैं काफ़ी उच्च स्तर में, ठीक है। क्वेसर जो है यह बिल्कुल अंतिम अवस्था है, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे चुंबकीय क्षमताएं होती हैं। उसके बाद जो तारे होते हैं ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाते हैं। ब्लैक होल जो होता है इसका घनत्व काफ़ी ऊंच होता है, इतना अधिक घनत्व हो जाता है कि इससे प्रकाश मतलब गुजर नहीं सकता। जैसे यहाँ पर लाइट जला है वो दूसरे कमरे में नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ दीवार है, ठीक है। तो दीवार का घनत्व ऐसा है कि यह पारदर्शी भी नहीं है, इसलिए इसके पार नहीं जा पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी दीवार को पारदर्शी बना दिया जाए तो लाइट भी इतनी ही मोटाई से पार जा सकता है। लेकिन ये जो ब्लैक होल होता है वो इतना घनत्व वाला होता है कि इससे कोई प्रकाश पार ही नहीं पा सकता है, ठीक है, गुजरने नहीं देता है। इसकी खोज जो है एस चंद्रशेखर यानी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी ने की थी। सूर्य के द्रव्यमान से यदि 3 गुना कोई तारा हो जाए तो वह ब्लैक होल का रूप ले लेता है, ठीक है। इसमें चुंबकीय क्षमता भी बहुत अधिक होती है और श्वेत व काला रूप वामन को अपनी ओर यह खींच लेता है, ठीक है। श्वेत वामन होता है और काला वामन जो होता है इसे अपनी ओर खींच लेता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चुंबकीय क्षमता होती है। तारों का अंत जो है ब्लैक होल के रूप में होता है। जब यह ब्लैक होल बन जाते हैं तारे, उसके बाद तारे का अंत धीरे धीरे हो जाता है। अभी सूर्य जो है अपनी युवावस्था में है, अभी जितना वर्ष सूर्य जी चुका है उतना वर्ष अभी और जिएगा, अभी बहुत समय है पृथ्वी को समाप्त होने में, ठीक है। देखिए चंद्रशेखर सीमा, देखिए चंद्रशेखर सीमा जो है यह द्रव्यमान जो है कोई भी तारे का द्रव्यमान यदि सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना लगभग 1.44 गुना हो तो उसे चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है। इसे एस चंद्रशेखर जी ने बताया था। लाल दानव के बाद जो है तारों का भविष्य चंद्रशेखर सीमा द्वारा निर्भर की जाती है, ठीक है। देखिए चंद्रशेखर जी जो है उनको संयुक्त रूप से नाभिकीय क्षेत्र से, खगोल के क्षेत्र से और फिजिक्स यानी कि भौतिकी के क्षेत्र से W.A. फ्यूलर के साथ 1983 में इन्हें दिया गया था नोबेल प्राइज, ठीक है। नोबेल प्राइज इन्हें साथ साथ दिया गया था।
लाल दानव का आकार जो है बहुत ही बड़ा होता है। सूर्य जब लाल दानव बनेगा तो वह अपने आसपास के 4 ग्रहों को पूरी तरह से जला देगा या निगल जाएगा, क्योंकि सूर्य का आकार जो है वह और बड़ा हो जाएगा। इसकी वजह से जो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है, ये चारों ग्रह समाप्त हो जाएंगे। ठीक, सबसे शुरू हम ही लोग जाएंगे चंद्रमा मतलब। ठीक है, इसके बाद जो होता है वो होता है व्हाइट होल। व्हाइट होल एक परिकल्पना मात्र है। माना जाता है कि जितने भी प्रकाश हैं वो एक बिंदु से निकल रहे हैं। ठीक है, देखिएगा आप लोग रात में अगर अंधेरी रात हो, ठीक है, अमावस्या की रात हो, तो भी आसमान में मतलब हल्की सफ़ेद मतलब रोशनी होती ही है। ठीक है, आकाश में मतलब पता चल जाएगा आकाश है करके। ठीक है, उस तरह मतलब सफ़ेद रोशनी होती है। इसे ही हम लोग व्हाइट होल के नाम से जानते हैं। और ये सारी बिंदु जो है वह मतलब ये सारे प्रकाश जो है एक बिंदु से आ रही है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, देखिए इसके बाद देखते हैं आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी। गैलेक्सी जो होता है ब्रह्मांड में तारों की असंख्य संख्याओं का समूह होता है। ठीक है, असंख्य तारों का जो समूह होता है उसे गैलेक्सी कहते हैं। इसका आकार जो होता है सर्पिलाकार होता है। ठीक है, ऐसे मुड़ा हुआ स्पाइरल जिसे कहते हैं। ठीक है, सर्पिलाकार होता है। इसमें जो तारे होते हैं, तारे केवल और केवल जो है आकाशगंगा के किनारे पर स्थित होते हैं। जब तारों की आयु बढ़ने लगती है तो वह मध्य में जाने लगते हैं, मध्य भाग में जाने लगते हैं, धीरे धीरे जैसे ये मध्य में जाने लगते हैं इसके। ठीक है, इसके किनारे को छोड़कर आयु बढ़ने के साथ साथ ये मध्य में जाने लगते हैं तारे, और इसे बल्ज कहा जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो होते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल के होते होते मतलब तारे जो है बहुत ज़्यादा आयु इनकी बढ़ चुकी होती है, समाप्त ही होने वाली होती है ब्लैक होल में। इसलिए बल्ज में यानी कि मध्य में सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो ब्लैक होल की होती है। इसमें देखिए ब्लैक होल तारों की संख्या सबसे अधिक होती है। इसका निर्माण जो है आज से लगभग 12 बिलियन वर्ष पहले हुआ था, यानी 12 × 10⁸ 8 साल पहले कर लीजिए गुणा। ठीक है, इतने वर्ष पहले हुआ था। देखिए लगभग माना जाता है कि 100 अरब तारे जो हैं वह गैलेक्सी में स्थित हैं। 100 अरब तारे। ठीक है, आपसे कोई पूछे तो बताइएगा कितने तारे हैं, तो 100 अरब तारे लगभग। ठीक है, ऐसा माना गया है। हार्शल नामक वैज्ञानिक ने 1805 में बताया कि सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया, या अन्य जो तारे हैं, आकाशीय पिंड हैं, या फिर अन्य जो ग्रह हैं, वह आकाशगंगा का अंश मात्र है। ठीक है, अंश है, छोटे से मतलब हिस्से हैं। इसके बाद देखिए सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर जो होता है वह होता है 3 आकाशगंगाओं का मतलब समूह हो तो उसे सुपर क्लस्टर कहते हैं। हम जिस सुपर क्लस्टर में रहते हैं उसमें देवयानी, मंदाकिनी और NGC H33 है। ठीक है, ये देखिए ये है देवयानी, उसके बाद है मंदाकिनी, मिल्की वे जिसे कहते हैं जिसमें हम लोग रहते हैं, तीसरा है NGC H33, ऐसा नाम इसका दे दिया गया है। ठीक है, तो तीनों का समूह है जिसमें हम लोग मंदाकिनी यानी मिल्की वे में रहते हैं, इस सुपर क्लस्टर में हम लोग रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा अन्य जो 3 एक साथ तो रहते होंगे, कौन, आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी, तो उसे भी सुपर क्लस्टर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।